आपको केमिकल एनालिटिक्स की वर्कशीट मिल गई है थर्मोकेमिस्ट्री की, केमिकल काइनेटिक्स। The substituent present on monosubstituted benzene, मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन पर जो ग्रुप मौजूद होगा वो बेंजीन पर असरअंदाज होगा फॉर फर्दर सब्स्टिट्यूशन। जब वो बेंजीन दोबारा से मजीद सब्स्टिट्यूशन करना चाहेगा तो वो बेंजीन पर असरअंदाज होगा। कैसे असरअंदाज होगा? इट कैन The substituent group present on the monosubstituted benzene can influence benzene for further substitution. The substituent group may be ortho para director और मेटा डायरेक्टर। ये सारे ग्रुप कहलाते हैं ऑर्थो डायरेक्टर, ये क्या कहलाते हैं? मेटा डायरेक्टर। अब आप देखें, बताएं नाइट्रो ग्रुप कौन सा है? तो इसका मतलब है कि अगर नाइट्रो की मौजूदगी में बेंजीन रिएक्शन करेगा तो आने वाला ग्रुप से मेटा पोजीशन पे आ सकता है। बताएं मेटा पोजीशन कौन सी होती है? ये 1 है, 2, 3, 4, 5 और 6। मेटा पोजीशन होती है 3। इसका मतलब क्लोरीन किस पर आ सकता है? मेटा पोजीशन। सही है। अगर यही रिएक्शन हम क्लोरीन का करते मिथाइल बेंजीन के साथ, तो मिथाइल कौन सा डायरेक्टर है? ऑर्थो पैरा। इसका मतलब है कि मिथाइल की मौजूदगी में क्लोरीन या तो ऑर्थो पोजीशन पे आ सकता है या तो पैरा। ये फर्क है सब्स्टिट्यूएंट का।
वो जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बेंजीन पर आता है वो बेंजीन को फर्दर सब्स्टिट्यूशन की डायरेक्शन बताता है कि दूसरा आने वाला ग्रुप कहाँ आ सकता है। जैसे इसमें सवाल ऐसे ही आएगा जैसे मैंने दिया हुआ था, आधा ही क्वेश्चन लिखा होगा, अब आपसे पूछेगा बताएं प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। जैसे मैंने ये रिएक्शन लिख दिया, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताएं इस रिएक्शन का प्रोडक्ट कौन सा होगा। थ्री क्लोरो या मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा डायरेक्टर है, मेटा, ये लिखा हुआ। अगर कोई ग्रुप मेटा डायरेक्टर होगा तो उसकी मौजूदगी में आने वाला ग्रुप सिर्फ मेटा पोजीशन पे आ सकता है, ऑर्थो पैरा पे नहीं आ सकता। अगर कोई सा ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होगा तो उसकी मौजूदगी में आने वाला ग्रुप सिर्फ ऑर्थो या पैरा पे आ सकता है। अब एक और देखिए एग्जांपल, बताएं इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। क्या बनेगा प्रोडक्ट, इलेक्ट्रोफाइल एक ही है, दो थोड़ी है इसमें। कौन अटैच होगा, बेंजीन से जाके कौन अटैच होगा, सीएल। जब सीएल अटैच होता है तो कंडीशन ये होती है, ये अल्काइलेशन है। क्या है, हेलोजनेशन नहीं है, हेलोजनेशन में क्लोरीन उसके साथ फेरिक क्लोराइड होता है, यहाँ पर होगा मिथाइल, मिथाइल। या तो मिथाइल ऑर्थो पे आएगा ये रिएक्शन ऐसे होगा, सही है। नोट करें, तो जल्दी नोट करें। जी बैठे जी, बताएं किस चीज में। उसकी का वेट कर लिया, देखा है बस सही। अब यहाँ की वो एडमिशन वगैरह की मुझसे बात हुई, तो मुझसे बात करें मैं आपको सारी डिटेल बता देंगे, फॉर्म वगैरह फिल भी करवा देंगे सब कुछ। तो यहाँ आप एडमिशन लेंगे, 1 जून से क्लास शुरू है। हाँ, मुझसे कोई और बात पूछ लें, सब मिस से डिटेल बताएंगे, सारी मिस के बाद डिटेल लिखी हुई है, फीस वाले मामला। फिर अगर कोई मसला हो तो फिर मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं क्लास ले सकता हूँ। हाँ, वो सब मिस को पता है, अगर 50 स्टूडेंट के अंदर आप आ रहे हैं तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। हाँ, तो मिस के पास सारी डिटेल है, आप उनको बता दें, फॉर्म फिल करें और एडमिशन लें, 1 जून से क्लास के लिए आ जाए। ठीक है।
आप वहाँ क्यों चले गए हैं? मेरी नजरों के सामने बैठे। अल्काइल हैलाइड नेक्स्ट चैप्टर है। पहला टॉपिक इसका है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। अब देखिए क्लासिफिकेशन डिपेंड करती है कि वो जो हेलोजन ग्रुप है वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है बाकी उसकी वैलेंसी किस तरह सेटिस्फाई। आपका फोकस होना चाहिए वो कार्बन जो कि हेलोजन से बॉन्डेड है। तो जो भी कार्बन हेलोजन से बॉन्डेड है आपने देखना है उसके कितनी तरफ कार्बन है कितनी तरफ हाइड्रोजन है। जैसे इसके एक तरफ कार्बन है,
बाकी दो तरफ हाइड्रोजन है, इसको कहेंगे प्राइमरी। प्राइमरी ऐसा कार्बन होगा जिसके एक तरफ कार्बन होगा, बाकी दो तरफ क्या होगा, हाइड्रोजन। फिर इसको देखें, इसके दो तरफ कार्बन है, एक तरफ हाइड्रोजन है, इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी। और फिर इसको देखें, इसके तीनों तरफ कार्बन है, इसको क्या बोलेंगे, टर्शियरी। तो टर्शियरी मतलब जिसके तीनों साइड पे कार्बन हो, सेकेंडरी मतलब दो साइड पर हो, प्राइमरी मतलब एक साइड पर हो। लेकिन हमने उस कार्बन को देखना है जो कि हेलोजन से डायरेक्टली बॉन्डेड है। मिसाल के तौर पे ये स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर में हम कौन से वाले कार्बन को देखेंगे, कार्बन नंबर, इसको, इसकी वैलेंसी देखनी है किस तरह सेटिस्फाई। इसके इस तरफ कार्बन है, इसके इस तरफ भी कार्बन है, और एक तरफ क्या है, हाइड्रोजन। इसका मतलब ये इस वक्त सेकेंडरी है। तो सेकेंडरी ऐसा स्ट्रक्चर होगा जिसके दो तरफ कार्बन होगा, प्राइमरी के एक तरफ कार्बन होगा और टर्शियरी के तीन तरफ होगा। अब आप देख लें यहाँ पे, ये जो स्ट्रक्चर है ये टर्शियरी, इसके तीनों तरफ कार्बन है, इसके दो तरफ कार्बन है, इसके एक तरफ है। इसकी एग्जाम्पल ये देख लें, इथाइल क्लोराइड एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, प्राइमरी, और ये प्रोपाइल क्लोराइड जो है सेकेंडरी है। ये है सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड, ये है प्राइमरी इथाइल क्लोराइड। और लास्ट वाला क्या है, इसका नाम है टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ये हो गई अल्काइल हैलाइड्स की क्लासिफिकेशन, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। अब आप मुझे बताएं, परवेश आप बताएं कि ये जो अल्काइल हैलाइड अभी मैंने ड्रॉ किया है, ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है? हाँ, प्राइमरी है, क्योंकि क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन ये, और इस कार्बन के दो तरफ H आएगा, एक तरफ कार्बन आएगा, इसका मतलब ये प्राइमरी। अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करने के तीन मेथड्स हैं, फ्रॉम अल्कोहल्स, फ्रॉम अल्कीन्स, फ्रॉम अल्केन्स। अल्कोहल के किस तरह प्रिपरेशन करेंगे, इथाइल अल्कोहल को रिएक्शन करवा देंगे हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। तो क्लोरीन किसको रिप्लेस कर देगा, OH को। क्लोरीन की जगह OH आ गया, ये बन गया इथाइल क्लोराइड। और वो जो OH निकलेगा वो H के साथ मिलके बना देगा वाटर। ये रिएक्शन होगा जिंक क्लोराइड की मौजूदगी में। दूसरा मेथड है फ्रॉम अल्कीन्स। अल्कीन के अंदर ये अल्कीन है इथीन, यहाँ पर एडिशन होगा, एक कार्बन पर H ऐड हो गया, दूसरे पे क्या ऐड हो गया, Cl। इस तरीके से बन गया 2 क्लोरो इथेन, या सॉरी 1 क्लोरो इथेन। अल्केन के साथ भी बना सकते हैं, जैसे मीथेन से रिएक्शन करवाएंगे तो बना लेगा क्लोरोमीथेन। तो हम अल्केन से भी बना सकते हैं, अल्कीन से भी बना सकते हैं, अल्कोहल से भी बना सकते हैं। अल्काइल हैलाइड को बनाने के तीन तरीके हैं, फ्रॉम अल्कोहल, फ्रॉम अल्कीन, फ्रॉम अल्केन्स। अब हम करेंगे इसका टॉपिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रिएक्टिविटी में वो दोनों SN1 और SN2 के लिए अपोजिट होगा। कार्बोनियम आयन के हिसाब से स्टेबल टर्शियरी है, रिएक्टिविटी के हिसाब से डिपेंड करेगा वो SN1 कर रहा है या SN2 कर रहा है। SN1 में टर्शियरी स्टेबल है। क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके एक तरफ कार्बन है बस, और दो तरफ H है। प्राइमरी की कंडीशन क्या है, एक तरफ कार्बन, दो तरफ H, प्राइमरी। टर्शियरी का मतलब था तीन तरफ कार्बन होता, कार्बन इसके तीन तरफ है, इसके थोड़ी है। क्लोरीन से जो कार्बन जुड़ा हुआ है उसको देखेंगे, हाँ
वाला स्ट्रक्चर टर्शरी वाला, ये आपने लिखा क्लोरीन, क्लोरीन के साथ मैंने CH2 लिखा हुआ है, तो CH2 का मतलब इसकी एक वैलेंसी H है, एक वैलेंसी H है, इधर C है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है। मैंने कहा था प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी देखना है तो उस कार्बन को देखेंगे जो हेलोजन से बॉन्डेड है। हेलोजन से बॉन्डेड ये, इसके इस तरफ क्या है H, इस तरफ क्या है H, इस तरफ क्या है C, H H C प्राइमरी। अगर ये में से कार्बन हटा दूं और अब ये स्ट्रक्चर ऐसा होता, अगर ऐसा होता, अब ये टर्शरी है, क्योंकि क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ, इधर भी कार्बन, इधर भी, इधर भी, लेकिन अभी मैंने इसके बीच में कार्बन लगाया हुआ है, तो इस वजह से आपको उस कार्बन को देखना है जो कि क्लोरीन से डायरेक्टली बॉन्डेड है। उसके पीछे जितनी भी ब्रांचेस लगी हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ अगर स्ट्रक्चर में मैं आगे एक दो ब्रांच और लगा भी दूं तो इन ब्रांचेस से इसके स्ट्रक्चर में फर्क नहीं पड़ेगा, ये रहेगा वही सेकेंडरी। ठीक है, कल मैंने न्यूक्लियोफाइल की डेफिनेशन बताई थी आपको। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट हो, इलेक्ट्रॉन रिच हो, ऐसे सब्सटेंस को नाम देते हैं न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का दूसरा नाम था न्यूक्लियस लविंग, जो न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। मिसाल के तौर पे अब जो टॉपिक का नाम है उसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का शॉर्ट नेम है SN, SN रिएक्शन। ठीक है, अल्काइल हैलाइड लिया हमने, इसका रिएक्शन करवा दिया न्यूक्लियोफाइल के साथ, न्यूक्लियोफाइल ने यहां मौजूद हैलोजन को हटा दिया, अब इसको नाम दे रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ने किसको रिप्लेस कर दिया है? हैलोजन को। जो हैलोजन जा रहा है वो भी न्यूक्लियोफाइल है, जो अटैक कर रहा है वो भी न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल ने न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर दिया। इसी को नाम देते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसमें एक न्यूक्लियोफाइल आके दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देगा, क्योंकि नेचर के हिसाब से नेगेटिव ग्रुप नेगेटिव को रिप्लेस कर सकता है, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिप्लेस कर सकता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर होता ये कंपाउंड इथाइल क्लोराइड, अब इसका न्यूक्लियोफाइल मैंने कौन सा ले लिया है? OH। ये OH किसको रिप्लेस कर देगा? Cl को। अब Cl अलग हो गया, जो अटैक करने वाला ग्रुप है इसी का नाम न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल, और जिस पर अटैक कर रहा है उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट उसको बोलते हैं जिस पर अटैक होता है, और ये जो ग्रुप निकल गया इसको बोलते हैं लिविंग ग्रुप। क्या बोलते हैं? लिविंग ग्रुप। तो हेलोजन यहाँ पे लिविंग ग्रुप है क्योंकि वो निकल जाएगा। अटैकिंग ग्रुप कोई सा भी न्यूक्लियोफाइल होगा और जिस पर अटैक करेगा उसको क्या बोलेंगे? सबस्ट्रेट। रिएक्शन कौन सा कहलाएगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मिसाल के तौर पे आपने ले लिया RH और आपने रिएक्शन करवा दिया OH के साथ, OR के साथ, NH2 के साथ,
NH3 के साथ CN के साथ, OR के साथ, RCOO के साथ, इनके साथ रिएक्शन करवा दिया आपने। अब OH किसको रिप्लेस कर देगा? OR किसको रिप्लेस कर देगा? NH2 किसको रिप्लेस कर देगा? NH3 भी इसी को रिप्लेस करेगा। CN भी इसको रिप्लेस कर देगा। OR भी इसी को रिप्लेस करेगा। ये आगे OR हो गया है। और ये भी इसको रिप्लेस कर देगा। बताएं इस प्रोडक्ट का नाम क्या है? अल्कोहल, ईथर, अमाइन, अमाइन, अल्काइल, साइनाइड और नाइट्राइल। इसको नाइट्राइल भी कहते हैं। एस्टर, ये सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं किससे? अल्काइल हैलाइड्स। बस अल्काइल हैलाइड का के ऊपर अटैक करेगा कोई सा भी न्यूक्लियोफाइल, उसमें मौजूद हेलोजन को रिप्लेस कर देगा। अगर हेलोजन को रिप्लेस OH करेगा, OH तो अल्कोहल बना लेगा, OR रिप्लेस करेगा तो ईथर बना लेगा, NH3 NH2 करेगा तो प्राइमरी अमाइन बनाएगा, NH3 कराएगा तो प्राइमरी अमाइन बनाएगा, साइनाइड करेगा तो अल्काइल साइनाइड बना लेगा। नोट करें प्रयास। मंजूर का है, मंजूर को बोलो कि बर्फ लेता हुआ आए और कूलर आप रेडी करो, क्योंकि लाइट का तो पूरे दिन असर नहीं है, पानी इतना ठंडा होगा नहीं। कौन सा वाला? अभी थोड़े दिन में लोड बढ़ेगा ना, फिर बंद करना पड़ेगा। जब वो लेकर आए ना तो उसको बोलना नीचे बड़ा वाला कूलर ला के पानी उसमें डालें और उसको वो रख दे, बर्फ डाल दे। तो मिलवा दे ना। अभी उससे तो बात हो गई थी कि दूसरे हैं, वही हैं? जी जी, मैं समझा आप लोग ही हैं वही। बैठे जी। कौन सी क्लास में? उर्दू। वैसे करना इंडिकेट कर रहा है लेकिन लो है वैसे। 4 साल थोड़ी पढ़ सकता है यहाँ पे, कैसे पढ़ेगा 4 साल? पहले 9, फिर मैट्रिक, फिर फर्स्ट ईयर, फिर इंटर। अभी तो इंटर पढ़ रहा है। इनके लिए आपको अलग से टीचर कोई लेना पड़ेगा, ये 4 साल थोड़ी अपने ज़ाया करेंगे, वो इन्हीं को सिर्फ पढ़ाएगा और इन्हीं के हिसाब से तेज पढ़ाएगा। हम तो उसको 4 साल बाद इंटर करवाएंगे, उसके बाद फिर एंट्री में डालेंगे, तो 5 साल ज़ाया हो जाएंगे इसके, और 5 साल बाद ये एलिजिबल भी नहीं होगा अप्लाई करने के। हम तो एक क्लास पढ़ा सकते हैं ना, उसी टाइम में चारों क्लास चल रही हैं, ये 9th में बैठे, मैट्रिक में बैठे, फर्स्ट ईयर में, इंटर में, एक में बैठ सकता है। तो अब अगर इस साल 9 में बैठेगा, अगले साल मैट्रिक में बैठेगा, उसके अगले साल फर्स्ट ईयर में बैठेगा, तो उस वक्त तक तो इसकी एज ही निकल जाएगी, अप्लाई नहीं कर सकता ये। आप इसको टीचर से किसी से पढ़वाएं जो इसी को ही पढ़ाए, सिर्फ वो इसकी बेस बना सकता है। नहीं होगा, फायदा नहीं है ना। आप अगर आप 5 साल ज़ाया करना चाह रहे हैं तो अब मैं आपको मना, मुझे तो फीस देंगे आप, लेकिन इसके लिए फ़ायदा मंद थोड़ी है। मैंने उस वक्त भी ये बात बताई थी कि 4, अभी हम एक क्लास में, ये बोले मैं इंटर में एडमिशन ले सकता हूँ, ले रहा हूँ, हम इंटर में दे देंगे।
लेकिन इंटर की चीज़ें इसको समझ में आएंगी नहीं आएंगी ये मुझे नहीं पता, क्योंकि इसकी बेस आप बोल रहे हैं ही नहीं। तो सही है, लेकिन थोड़ा लोग कह रहा है कुछ के मैं 9 से स्टार्ट। 9 से मैं इसको मना नहीं कर रहा करे, लेकिन फिर एक टीचर को आप ढूंढें जो उसको 9 मैट्रिक फर्स्ट स्टैंड तक ये सब चीज़ें बेसिक पढ़ाए, फिर भले एक साल के बाद अगले साल ही एडमिशन ले ले इंटर में, एंट्री टेस्ट में। वालेकुम सलाम। उसको भी ऐसा ही है। एक ही मसला है जो बता रहा हूँ ना, ये एडजस्ट नहीं हो सकेंगे, 4 साल ज़ाया करेंगे अपने। इनको कोई टीचर ऐसा ढूंढ के दें आप, यहीं जहाँ पर ये रह रहे हैं, या जिसके पास ये जाएं घर पे, वो पढ़ाए इनको सारे सब्जेक्ट जो साइंस वाले जो इनको पढ़ने, और वो 3 महीने में 9 पढ़ा दे, फिर 3 महीने में मैट्रिक पढ़ा दे, 3 महीने में फर्स्ट ईयर पढ़ा दे, एक साल बाद ये तैयार हो जाएंगे बिल्कुल। फिर ये एडमिशन ले लें, इंटर में ले लें, एंट्री टेस्ट में ले लें। यहाँ नहीं होगा। हो नहीं सकता ना, एक ही टाइम पे 4 क्लास चल रही, कैसे मैं इनको 4 क्लास में बिठाऊंगा। सही है। बता रहे थे सोल्यूशन। जी जी, मशवरा कर लें। हो गया। मैडम बोल रही है कि अगर आप हर महीने दोगे 6,800 रुपये। मंथली फीस ये जी है। हाँ। हाँ और वो अगर आप एक बुक्स तरह इकट्ठे दोगे तो वो बोलेंगे 54,400। जी जी ये बात है। जी। तो इसमें कुछ गुंजाइश नहीं हुआ कि आप तो डिस्काउंट देते के हैं। बाद बताइए फीस आप। बहुत सही आप है उसको 54,400 को 2 किस्तों में दे दें, ऐसा कर लें, एक साथ ना दें, बस ये हो सकता है। सर। नहीं, मेरा मतलब कहना क्या है कि 45 हो सकती है तो 2 किस्तों में करा दें। ये तो आप अभी 50 में आ रहे हैं, तो ये इस रेंज में, अगर ये 50 से ऊपर चले जाएगा, जैसे कल हो जाए आज हो जाए, तो फिर पैकेज वही 68 होगा, फिर मैं आपको डिस्काउंट कर दूंगा भाई, 3000 छोड़ देता हूँ, 65 हो गया। अभी तो ये सिर्फ इस वक्त तक है जब तक ये 50 स्टूडेंट पूरे नहीं हो रहे। अच्छा, 54 54 54,400। 400। तो अगर हम ये 3 किस्तों में कर दें, अगस्त के अंदर फाइनल कर दें, जैसे कि अभी मतलब पहले से स्टार्ट होगी ना, तो सही इसमें है। 20 दे देते हैं मिसाल, ठीक है। सही है, उसके बाद फिर जून में, जून ये के करवा दो, बाद हाँ। ये खोल देता हूँ, इनकी 3 इंस्टॉलमेंट कर दें, 3। हाँ, 50,400। इधर बैठने तेरी जेंडर थोड़ी चेंज हो जाएगी। ये लग रहा है, इसको लग रहा है यहाँ बैठने से ये फीमेल में शामिल हो जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पहला टॉपिक है, अब देखें, अब हम पढ़ेंगे इसकी 2 टाइप्स। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की 2 टाइप्स हैं। एक का नाम है, अभी आ गया, एक खिसकता रहेगा, फिर बाहर निकल जाए, आहिस्ता आहिस्ता खिसक खिसक बाहर ही जाके बैठ जा, मैं इसके बराबर में सीट लगा देता हूँ। इसको रिमूव कर दूं।
रिसीफा सर सलमान को भी टाइम टेबल बता दीजिएगा, बता दिए। कौन? क्यों? सर लाइट नहीं, आपदा वाले आए भी नहीं है, उनका आने का कोई फिर प्रोग्राम भी नहीं। वो फील लाइक 51 गाने लगी, 2-3 बच्चे गिरे हैं ना, उसी को सर 3 बज रहे हैं अभी, बाद शाम वाली शिफ्ट को तो आप कुछ कर सकते हैं, अभी तो मैं ये बच्चे। कह रहा हूँ, मैं उल्टी बात कर रहा हूँ। फिर शाम में मौसम थोड़ा बेहतर हो जाएगा, हवा चल रही है, मौसम ठंडा हो जाएगा, शाम वालों को आने दें। अभी 3 बजे बच्चे आ रहे हैं, उनको रवाना है। सर इस पे ज़्यादा चांस होगी, आप मान लें शाम वालों को आप ऑफ कर दें, अगर आप पहले से मैसेज कर दें कि भाई अभी। सर देखिए, मैं बताऊँ, मैं अभी ऊपर आधा घंटा 35 मिनट खड़ा हो गया हूँ। आप खड़े होकर देखिए, आपको अंदाजा हो मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं भी तो एक मान रहा हूँ, मैं आपसे कब मना कर रहा हूँ। जाएगा। ना उसका
कि मैं ये सिर्फ घबरा रहा हूँ, खुदा ना करते एक दो बच्चे को गिर गए ना, जैसे वो गिर गया था उस दिन, चलो उस दिन तो हमारे एसी सब चल रहे थे, तो हम वो कह सकते हैं कि हाँ यार इसके साथ मसला था, ये गिर गया, हमने कुछ नहीं। रुके, मैं आ रहा हूँ। तो वो चलो भाई वो गिर गया, हमने कहा कोई मसला नहीं। तो बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई, मतलब मेरे जन्म में ये आइडिया था जैसे हमारी शिफ्ट तो प्रॉपर शुरू होती है 3 बजे, ये बच्चे निकल जाते हैं, नहीं तो जो आए वो रक्षों में आए होंगे, पापा के साथ आए होंगे, उनको बोले भाई लाइट का मतलब चल रहा है। लास्ट टाइम इसी बात पे मसला हुआ था, मैं इसलिए कह रहा हूँ भाई, शो ऑफ करने का इशू नहीं है, तो आप पहले हम माइंड बना लेते ना भाई, ऑफ कर देते हैं। इस वाले को थोड़ा रिलैक्स दे दें, 10 मिनट 15 मिनट ले लें, शाम वाले को आप ऑफ करना ऑफ कर दें, पहले से मैसेज कर दें। जो बच्चा पहुंच जाएगा ना वो चलान करेगा पेरेंट, क्योंकि वो इतनी गर्मी में आया, आप सोचें, और आप बोले यार आज ऑफ है, बोले यार पागल हो क्या आप, इतनी गर्मी है, अगर ऑफ भी करना था पहले मैसेज करते। बस ठीक है, फिर इसको सर्दी घसीटते हैं 5-6 बजे तक जितना घसीटते हैं, और उसके बाद जो है ना सेकंड शिफ्ट के लिए फैसला करते हैं, लाइट तो नहीं है। इसमें भी सूरत ये बन सकती है कि जब आप इसको 2 घंटे चला लेंगे ना, फिर बच्चों को ही बोलेंगे भाई कॉल करके बुला लो, गर्मी बहुत हो रही है, और शाम वालों को आप सूरत हाल देख के ऑफ कर दो। ये वो वापसा वाले, जी बेटा बोले। सर इसका फीस कितना है मंथली? 9 से स्टार्ट करेगा। 1 मिनट रुकिए सर, अभी एक केस है, आप इसको डील करें, मुझे तो, मैं तो इसका एडमिशन नहीं देना चाह रहा। ठीक है, ये बच्चा है इंटर का, ये आ गया ना इसका पूरा। ये अस्सलाम वालेकुम ऑल सोसाइटी मेंबर्स, आप सबको मालूम है कि कल से हमारी लाइट खराब है, रात से ट्रांसफार्मर फ्री कर दिया गया। वापडा वालों ने बताया है कि बुश न्यू लगेंगे, अब आप लोग कंप्लेन करें ताकि काम जल्दी हो जाए। ये जी कंप्लेन कर रहा हूँ, जरा कंप्लेन करवाएं, मैं लगा हूँ, आप कंप्लेन करवाएं लेकिन काम जल्दी हो जाए। तो आप कंप्लेन करें सर, ये बच्चा है बेसिकली इंटर का, ये बोल रहा है कि हम नहीं, इंटर का है बच्चा, ये बोल रहे हैं इसको 9th भी हम पढ़ाएंगे, मैट्रिक भी पढ़ाएंगे, फर्स्ट ईयर भी पढ़ाएंगे, इंटर भी पढ़ाएंगे। अच्छा, मसला ये नहीं है, मैं समझता हूँ कि 9th के बच्चों के साथ जब ये बैठेगा ना वो बाहर आ जाएंगे, तो वो एडजस्ट नहीं होगा, तो आप इसको किसी तरीके से टाल दें, इसको बुला के ना। जाए बेटा सर के पास है। जी, कल का टेस्ट फिलहाल एक आध दिन तो डिले करते, देखते हैं। कल यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर है ना उसमें हो गया था धमाका, अब वो उसका होगा काम वापडा से सही, फिलहाल तो जनरेटर ही चल रहा है। हाँ बेटा, देखते हैं, जब तक जनरेटर में आप बर्दाश्त कर सके बर्दाश्त करें, उसके बाद छुट्टी के, तो आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास लिमिटेड टाइम है, आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बाकी मेडिकल वालों के पास टाइम है, उनको अगर छुट्टी भी दे दें तो उनको 1-2 दिन से फर्क नहीं पड़ता, आपको फर्क पड़ता है। हम सर आपके साथ हैं। मैं आपके साथ नहीं हूँ लेकिन बिल्कुल नहीं। इस कंडीशन में तो टेस्ट ऐसे ही नहीं हो सकेगा, प्रिंट भी नहीं होगा। हाँ
आपके मेरान में कोई सिलेक्टेड सिलेबस नहीं है, सब कुछ सिलेबस है। मेडिकल वालों का होता है लिमिटेड सिलेबस, आपका पूरा बुक सिलेबस है। फर्स्ट ईयर पूरी बुक, इंटर पूरी बुक, कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने, एक टॉपिक भी नहीं छोड़ा, सब पढ़ा है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, मेहरान बुक को फॉलो करता है, रिड्यूस सिलेबस को नहीं करता। अब ये अलग बात है कि मेहरान का टेस्ट नॉर्मली आसान होता है अगर आपने सही से पढ़ा हुआ है चैप्टर्स को, बहुत ज्यादा कह लें कोई टिपिकल नहीं होता, जैसे एनईटी का थोड़ा टफ होता है टेस्ट, नस्ट का और ज्यादा टफ होता है, वो आप क्लियर भी नहीं कर सकेंगे बगैर फेडरल को पढ़े, वो फेडरल पढ़ना पड़ेगी। एनईटी का आप अच्छी तरह आपने पढ़ा होगा तो कर लेंगे क्लियर। मेहरान वाला मुश्किल होता है, मेहरान वाला आसान होता है, लेकिन मेहरान वाले में सब क्लियर कर लेंगे तो फिर आपका रिजल्ट पे चला जाएगा इंटर फर्स्ट ईयर के रिजल्ट पे। जैसे आपके भी 80 मार्क्स आ गए, उसके भी 80 आ गए, इसका मतलब मेहरान के हिसाब से आपका रिजल्ट इक्वल हो गया। अब आपका देखेंगे फर्स्ट ईयर की परसेंटेज किसकी ज्यादा है, तो उस हिसाब से मेरिट में ऊपर चला जाएगा। मिस ये रियाज का है? हाँ, तो मैंने उसको अभी कब कहा जाने का, अजीब गजब, फोन करें उसको। कैसे चल गया? अभी उसको बोलिएगा मंजूर से मंगवानी है, खुद नहीं जाना। मेरे ख्याल से 4-5 दिन तो चलते हैं। स्लिप आखिरी दिन तक आती रहती है, इतनी जल्दी नहीं आती। स्लिप तो आखिरी दिन तक भी रिसीव होती रहती है बच्चों को, क्योंकि पोर्टल पे कभी रश बढ़ जाता है, कभी कोई मसला हो जाता है। फॉर्म आप ईमेल कर दें उनको, बस तो हो जाता है, प्रोसेस होने में टाइम लगता है। देखिए दोनों टाइप्स हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, SN1 SN2। यहाँ 2 का मतलब क्या है, 2 का मतलब है बायोमोलिकुलर। 2 का मतलब क्या होता है, बायोमोलिकुलर। यहाँ पे 1 का मतलब क्या है, यूनिमोलिकुलर। ये जो 1 है ना, ये यूनिमोलिकुलर को शो कर रहा है, और ये जो 2 है ये बायोमोलिकुलर को शो कर रहा है। तो SN2 का पूरा नाम का मतलब हो गया बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। SN1 का पूरा मतलब हो गया यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। SN1 में यूनिमोलिकुलर होता है, एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है। SN2 में 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं। अब वो हम मैकेनिज्म में देखेंगे किस तरह। ये सिंगल स्टेप रिएक्शन कहलाता है, एक ही स्टेप में होगा, ये पूरा एक ही स्टेप है। ये 2 स्टेप रिएक्शन कहलाता है, ये पहला स्टेप और ये दूसरा स्टेप, ये 2 स्टेप में होता है।
जो किसी भी रिएक्शन का स्टेप होता है सिंगल, वही उसका स्लो स्टेप कहलाता है, और स्लो स्टेप को बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का मतलब है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रिएक्शन की स्पीड है, रिएक्शन का टाइम है, वो उसके स्लो स्टेप पे डिपेंड करता है। तो इसका एक ही स्टेप है, वही स्लो है। इसके दो स्टेप है, पहला स्टेप क्या है, स्लो, दूसरा क्या है, फास्ट। स्टेप पर रेट डिपेंड नहीं करता। हमेशा जब भी रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे, रेट मतलब स्पीड, तो हम उसका स्लो वाला स्टेप देखेंगे, फास्ट वाला स्टेप नहीं देखेंगे। तो इसका एक ही स्टेप है, वही स्लो स्टेप है। अब हम अगर इस स्लो स्टेप के हिसाब से इसकी रेट इक्वेशन लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे, आर रेट इज इक्वल टू के। अब आप देखें इसके, ये इसका स्लो स्टेप है, इसके स्लो स्टेप में ये मौजूद है न्यूक्लियोफाइल, और ये क्या मौजूद है, तो इसका मतलब है इसके स्लो स्टेप में कितने मॉलिक्यूल मौजूद हैं, न्यूक्लियोफाइल भी मौजूद है और अल्काइल हैलाइड भी मौजूद है। कौन से स्टेप में, स्लो में। इसके स्लो स्टेप में दोनों मौजूद हैं। अब इसी वजह से इसको बोलते हैं बायोमोलिक्यूलर। बायोमोलिक्यूलर का मतलब ही यही है कि इसका रेट दोनों पे डिपेंड कर रहा है, अल्काइल हैलाइड पर भी डिपेंड कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल पर भी डिपेंड कर रहा है। जब तक दोनों मौजूद नहीं होंगे, रेट इसका असरअंदाज नहीं होगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, इसके स्लो स्टेप में सिर्फ क्या है, अल्काइल हैलाइड, क्या नहीं है, न्यूक्लियोफाइल नहीं है। अगर मैं इसकी रेट इक्वेशन लिखूंगा तो इसकी रेट इक्वेशन में मैंने न्यूक्लियोफाइल को नहीं लिखना, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल है ही नहीं। इस वजह से इसकी रेट इक्वेशन को हम पहचानेंगे ये SN1 की है, जिसमें सिर्फ अल्काइल हैलाइड है, जिसमें अल्काइल हैलाइड के साथ न्यूक्लियोफाइल भी है, इसका मतलब ये SN2 की है। अच्छा, इसी से हम इसका ऑर्डर भी निकाल सकते हैं। ये हमने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा था कि रेट इक्वेशन की मदद से रिएक्शन का ऑर्डर बता सकते हैं, वो फर्स्ट ऑर्डर है या सेकंड ऑर्डर है। बताएं ये कौन सा ऑर्डर है, ये कौन सा ऑर्डर है। ऑर्डर निकालने के लिए जो कंसंट्रेशन के एक्सपोनेंट होते हैं उसको सम कर लेते हैं। इसका एक्सपोनेंट क्या है, 1, इसका क्या है 1, 1 + 1, तो इसका मतलब ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। यहाँ देखें, इसका कंसंट्रेशन का एक्सपोनेंट क्या है 1, इसका मतलब ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कौन से रिएक्शन की बात हो रही है, SN1। SN1 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाता है और SN2 कहलाता है सेकंड ऑर्डर। इसी एक्सपोनेंट को सम करने से हम इसका ऑर्डर निकाल लेते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है कि फॉलो बाय प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। ये जो SN2 मैकेनिज्म है किसके अंदर पॉसिबल है, प्राइमरी में। अब जैसे देखें अल्काइल हैलाइड कौन सा है, प्राइमरी है, दिस इज प्राइमरी। प्राइमरी कैसे, क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है इसके एक ही तरफ कार्बन है। इसको देखें, क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है इसके 3 तरफ कार्बन है, टर्शरी है। क्या लिखा हुआ है, इट इज फॉलोड बाय टर्शरी, इट इज फॉलोड बाय, बताएं फिर सेकेंडरी किस कौन सा करेगा, सेकेंडरी दोनों कर सकता है, बस कंडीशन का फर्क है। सेकेंडरी के साथ अगर आपने सॉल्वेंट में मेंशन कर दिया कि पोलर है तो आप बोलेंगे वो फिर SN1 रिएक्शन करेगा। सेकेंडरी के साथ आपने मेंशन कर दिया कि सॉल्वेंट क्या है, नॉन पोलर, तो वो SN2 करेगा। सेकेंडरी बगैर सॉल्वेंट के आप डिसाइड नहीं करेंगे कि वो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा। और प्राइमरी और टर्शरी में सॉल्वेंट की नीड नहीं है, उसके बगैर आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि प्राइमरी SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है, टर्शरी SN1 करता है। अच्छा, अब आप देखें इसमें किसकी फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इज द इंटरमीडिएट स्टेट बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। ये देखें रिएक्टेंट्स है, ये प्रोडक्ट्स है, इनके बीच की स्टेट को क्या नाम देते हैं, ट्रांजिशन स्टेट में हम बताते हैं कि कौन कौन से पुराने बॉन्ड है वो टूटना शुरू हो गए, उसको डॉटेड लाइन से शो कर देते हैं। जो नए बॉन्ड बनना शुरू होते हैं उसको भी डॉटेड लाइन से शो कर देते हैं। अब आप देखें क्लोरीन और कार्बन का बॉन्ड पहले से मौजूद था, इसको मैंने डॉटेड लाइन से बना दिया, इसका मतलब ये बॉन्ड टूट रहा है। OH और कार्बन का बॉन्ड पहले से मौजूद नहीं था, अब मैंने इसको डॉटेड लाइन से शो कर दिया कि बन रहा है।
फाइनली क्या होगा, क्लोरीन यहाँ से निकल जाएगा। देखिए क्लोरीन निकल गया, क्लोरीन चला गया, इसलिए इसको क्या नाम दिया था यहाँ पे अभी, लिविंग ग्रुप। क्लोरीन का नाम था लिविंग ग्रुप है, ये आखिरकार निकल जाएगा और उसकी जगह कौन सा ग्रुप आ गया है, OH। इसलिए तो उसको सब्स्टिट्यूशन कह रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन का मतलब है एक ग्रुप आके दूसरे की जगह ले लेगा। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल ने आके हेलोजन की जगह ले ली और हेलोजन को निकाल दिया है। निकालने की वजह से हेलोजन को कह रहे हैं लिविंग ग्रुप, ये चला गया है। हुआ यहाँ पे भी ऐसे ही है, लेकिन यहाँ 2 स्टेप में हुआ है, यहाँ एक ही स्टेप में हुआ है। यहाँ ट्रांजिशन स्टेट जरूर बनी थी बीच में थोड़े से टाइम के लिए, दोनों चीजें एक साथ जुड़े हुए थे, कौन, जाने वाला ग्रुप भी और आने वाला ग्रुप भी। इसी के लिए इसको ट्रांजिशन कह रहे हैं कि ये दरमियानी स्टेट है। इसमें जो पहले से मौजूद ग्रुप था ना वो बॉन्ड तोड़ना शुरू कर देता है, उसको डॉटेड लाइन से शो करते हैं। जो नया ग्रुप अटैक करता है वो बॉन्ड बनाना शुरू कर देता है, उसको भी डॉटेड लाइन से शो कर देते हैं। इसी को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, इंटरमीडिएट स्टेट बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। यहाँ ऐसी कोई ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनेगी। कैसे, यहाँ सिंपली हेलोजन ने लीव कर दिया, वो निकल गया है। और अभी देखें न्यूक्लियोफाइल का यहाँ कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। यहाँ पहले न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया था, बाद में क्लोरीन निकला था, यहाँ कोई अटैक नहीं हुआ, क्लोरीन निकल गया। दूसरे स्टेप में क्या होगा, जैसे क्लोरीन निकलेगा उसके बाद OH इस पर अटैक कर देगा और उसके साथ जाके बॉन्ड बना लेगा। तो इन दोनों के अंदर सीक्वेंस का फर्क है। सीक्वेंस का फर्क कैसे, जैसे बुरान बैठा हुआ है, ठीक है, और इसका दोस्त आया शामिर, इसने क्या किया, बुरान को हाथ से पकड़ के हटाया चेयर से, खुद उसकी जगह बैठ गया। ये सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूशन इसी को कह रहे हैं। दूसरा तरीका क्या था कि जैसे शामिर गेट पे आके खड़ा होता, बुरान फौरन यहाँ से उठ जाता खुद ही और जाके पीछे जाके बैठ जाता और वो उसकी जगह पे आके बैठ जाता। फर्क क्या हुआ, सेकंड वाले टाइप में इसने खुद ही लीव कर दिया, पहले से जगह छोड़ दिए, वो बाद में उसकी जगह आके बैठा है। और पहले वाले केस में इसने पहले इसको आकर अटैक किया, इसको हटाया, फिर वो उसकी जगह पे बैठा है। तो SN2 में अटैक पहले होता है, अटैक पहले होता है, ये अटैक पहले कर रहा है, ये लीव बाद में कर रहा है। SN1 में इसने लीव पहले ही कर दिया है, अटैक बाद में हो रहा है। अच्छा, इसमें जैसे ट्रांजिशन स्टेट बनती है, इसमें बनता है कार्बोनियमाइन, ये कार्बोनियमाइन है। कार्बोनियमाइन का मतलब कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाएगा, जैसे हेलोजन निकलेगा उस पे प्लस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि हेलोजन इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, अपना भी और कार्बन का भी। ये जो हेलोजन यहाँ से निकल रहा है ना, ये सिर्फ अपना इलेक्ट्रॉन लेके नहीं जा रहा, कि कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी ले जाएगा, जिससे कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा और कार्बन पे आ जाएगा प्लस चार्ज। ऐसे कार्बन को बोलते हैं कार्बोनियम या कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन भी बोल सकते हैं, केटाइन उसको बोलते हैं जिसपे प्लस चार्ज हो, और कार्बन पे प्लस चार्ज, इस वजह से इसको बोल रहे हैं कार्बोकेटाइन बन गया ये। और कार्बोनियम भी बोल सकते हैं, दोनों इसी के नाम है। अब सवाल ये है कि कार्बोनियमाइन में टर्चरी, प्राइमरी, सेकेंडरी कौन सा ज्यादा स्टेबल हो सकता है, इसका MCQ आ सकता है कि वो जो कार्बोनियमाइन प्राइमरी बनाएगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, जो सेकेंडरी बनाएगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, या जो टर्चरी बनाएगा वो ज्यादा। तो देखिए R के साथ, C के साथ कितने कार्बन है, 3, ये टर्चरी है। 2 कार्बन है, 1 हाइड्रोजन है, प्राइमरी है। 2 हाइड्रोजन, 1 कार्बन, ये प्राइमरी, सॉरी ये सेकेंडरी है, टर्चरी। और ये सिंपल मिथाइल है, ये लीस्ट स्टेबल है। सबसे स्टेबल कौन है, इसी वजह से मैकेनिज्म किस में फॉलो होता है, ये टर्चरी जब भी फॉलो करता है, क्योंकि कार्बोनियमाइन टर्चरी के गैस में आसानी से बन सकता है। क्यों बन सकता है, टर्चरी ज्यादा स्टेबल क्यों है, जब कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाता है तो कार्बन के सराउंडिंग वाले जो कार्बन है वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर देकर इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। मतलब इसके इलेक्ट्रॉन चले गए, क्लोरीन ले गया, अब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जो सराउंडिंग वाले 3 कार्बन है वो अपने इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ कर देंगे ताकि उसके पॉजिटिव चार्ज की कंसंट्रेशन कम हो जाए। अब आप सोचें सेकेंडरी कार्बन है तो 3 तरफ कार्बन नहीं होंगे, 2 तरफ होंगे, तो टर्शरी के मुकाबले में सेकेंडरी का स्टेबलाइजेशन कम होगा। फिर आप सोचें प्राइमरी है तो एक ही तरफ कार्बन होगा। फिर आप सोचें मिथाइल है
तो मिसाइल में तो हाइड्रोजन तो खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वो किस तरीके से दूसरे के इलेक्ट्रॉन को स्टेबलाइज कर सकते हैं। इसी वजह से टर्शरी कार्बोनियमाइन इसका अक्सर ऑर्डर आ जाता है एमसीक्यूज में, या ये भी पूछ सकता है कौन सा स्टेबल है, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। तो सबसे स्टेबल, अच्छा कौन सा मैकेनिज्म, इसका मतलब हुआ कि SN1 मैकेनिज्म सबसे ज्यादा आसानी से किसमें होता है, टर्शरी में, और SN2 प्राइमरी, प्राइमरी में SN2 के चांसेस सबसे ज्यादा है, और टर्शरी में SN1 के चांसेस सबसे ज्यादा है। सही है, क्लियर है, मिटा दूं? क्या होगा? हाँ, क्यों? बताता हूँ। फर्क नहीं, काफी फर्क है, लेकिन पॉइंट सिमिलर है। ये देखें आप, ये हो गया एलिमिनेशन रिएक्शन, और आप देखें मैंने सिर्फ माइनर चेंजेस किए, कोई मेजर चेंज नहीं किया, सिर्फ माइनर चेंजेस किए। अब मैं पहले दोनों में डिफरेंस बता देता हूँ कि एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन का फर्क क्या है। वर्ड एलिमिनेट का मतलब है रिमूवल, निकाल देना। अब होता क्या है कि अल्काइल हैलाइड पर या तो हैलोजन की जगह OH आके अटैच हो जाता है, तो हम कहते हैं इसने सब्स्टिट्यूशन कर दिया, और या हैलोजन उसमें से निकल जाता है,
जब हेलोजन निकल जाता है तो वो दोनों कार्बन आपस में बना लेते हैं डबल बॉन्ड, और इस रिएक्शन को नाम देंगे एलिमिनेशन। एलिमिनेशन की हम डेफिनेशन ऐसे लिखेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन का दूसरा नाम है बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन, एलिमिनेशन को दूसरा नाम है बीटा एलिमिनेशन। रिमूवल, removal of two atoms, removal of two atoms or groups from two adjacent carbon atoms, which results in formation of multiple bonds. एलिमिनेशन का मतलब क्या है कि दो एटम या दो ग्रुप्स के ऊपर से, दो एडजेसेंट कार्बन के ऊपर से दो ग्रुप निकल जाएंगे, जिससे दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी कम हो जाएगी। वो वैलेंसी कैसे पूरी होगी? दोनों आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे। किस तरह से? मिसाल के तौर पे ये अल्काइल हैलाइड है, अब ये देखें दोनों कार्बन है एडजेसेंट कार्बन, ये एडजेसेंट कार्बन है, एडजेसेंट मतलब एक साथ वाले। अब क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन का नाम क्या है? अल्फा। अल्फा वो कार्बन होता है जो फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली जुड़ा होता है। नोमेनक्लेचर के हिसाब से वो कार्बन जो डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप से कनेक्टेड है वो अल्फा है, उसके बराबर वाला बीटा है, उसके बराबर वाला गामा है। तो अगर मैं कार्बन की चेन बनाऊं जिसमें लिखूं क्लोरीन, उसके बाद लिखूं कार्बन कार्बन कार्बन, तो ये क्लोरीन के साथ वाला कार्बन अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, ये सिग्मा है, ये डेल्टा है। अल्फा कौन सा है? जो क्लोरीन के साथ वाला है। अच्छा, हाइड्रोजन अगर अल्फा के साथ लगे हुए हैं तो उनको अल्फा हाइड्रोजन ही कह देंगे। जो हाइड्रोजन बीटा कार्बन के साथ लगे हुए हैं उनको बीटा कह देंगे। तो हाइड्रोजन को अलग से नंबरिंग नहीं देंगे, वो जिस कार्बन के साथ जुड़े हुए होंगे वही उसका नाम है। अल्फा के साथ जुड़े हुए हैं तो अल्फा हाइड्रोजन है, बीटा के साथ जुड़े हुए हैं तो बीटा हाइड्रोजन है। एलिमिनेशन में होता क्या है कि इस कार्बन पे से निकल जाएगा क्लोरीन अल्फा पे से, बीटा पे से निकल जाएगा हाइड्रोजन। अब दोनों जब दोनों ग्रुप एडजेसेंट कार्बन पे से निकल जाएंगे, दोनों की एक एक वैलेंसी कम हो जाएगी। अच्छा, दोनों के निकलने में फर्क नजर आ रहा है? क्या फर्क है? एक क्लोरीन लेके जा रहा है, क्लोरीन इज मोर पावरफुल देन कार्बन, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके जाएगा, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर को छोड़ के जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है। तो अब होगा क्या? जब यहां से हाइड्रोजन निकलेगा विदाउट इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज क्या शो कर रहा है? इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया है जो कि हाइड्रोजन वाला है। इस कार्बन पे चार्ज कौन सा आ जाएगा? पॉजिटिव। ये शो कर रहा है कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। अब ये वाला कार्बन क्या करेगा? उसके साथ बॉन्ड बना लेगा और वो पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर बीच में शिफ्ट कर देगा। जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर बीच में शिफ्ट करेगा, अभी इनके बीच में सिंगल बॉन्ड था, अब बन जाएगा डबल बॉन्ड। इससे इसका नेगेटिव चार्ज, इसका पॉजिटिव, दोनों खत्म हो गए, इसका इलेक्ट्रॉन भी पूरे हो गए, इसके भी पूरे हो गए। और जो ग्रुप यहाँ से निकले, इसी के निकलने की वजह से इसको क्या बोल रहे हैं? एलिमिनेशन हो रही है। दिस इज एलिमिनेशन। और हमेशा बीटा हाइड्रोजन ही निकलेगा, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है? हाइड्रोजन जो निकलेगा वो सिर्फ बीटा निकलेगा, ना गामा निकलेगा ना अल्फा निकलेगा। तो हमेशा एलिमिनेशन रिएक्शन में जो पहला कार्बन होता है हेलोजन के साथ वाला, उस पे से खुद हेलोजन निकलता है, और उसके एडजेसेंट कार्बन के ऊपर से जो कि बीटा कार्बन है उस पे से हाइड्रोजन निकल जाता है। दोनों ग्रुप के निकलने के बाद जब वैलेंसी कम हो जाती है
तो दोनों आपस में कौन सा बॉन्ड बना लेते हैं, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ से आते हैं, हाइड्रोजन वाले साइड से, क्योंकि हाइड्रोजन जब जाता है तो इलेक्ट्रॉन पेयर छोड़ के चला जाता है। क्लोरीन वाले साइड से इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन अपना भी लेके चला गया है, कार्बन का भी ले गया है। तो इस वजह से दोनों के बीच में डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन प्रोवाइड करेगा, हाइड्रोजन। अब देख ले, मैंने शो यही किया हुआ है, देखिए इस पर अटैक हुआ, अब इलेक्ट्रॉन कौन से वाले आ रहे हैं, कार्बन और हाइड्रोजन वाले, वो मैंने यहां से यहां शिफ्ट कर दी, और यहां कौन सा बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड। जिस तरह सब्स्टिट्यूशन दो स्टेप दो तरीके से हो सकता है, एलिमिनेशन भी दो तरीके से हो सकता है, E1 E2। E2 मतलब बायोमोलिकुलर, E1 मतलब यूनिमोलिकुलर। E1 का 1 जो है यूनिमोलिकुलर है, E2 का 2 क्या है, बायोमोलिकुलर है। इसका पूरा नाम है बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन, उसका नाम है यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन। जिस तरह SN2 दो स्टेप एक ही स्टेप में होता है, तो E2 भी एक ही स्टेप में होगा, वही सिंगल स्टेप स्लो स्टेप होगा, वही रेट डिटरमाइनिंग होगा। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड इसको फॉलो करेंगे, ये प्राइमरी है। सेकेंडरी कर सकता है जब सॉल्वेंट क्या हो, नॉन पोलर। इसकी भी रेट इक्वेशन वैसे ही लिखेंगे जैसे हमने SN2 की लिखी थी। फर्क क्या है, फर्क ये है कि जहां पर हमने वहां पर लिखा हुआ था NU, यहाँ NU की जगह क्या लिखा है, क्योंकि यहाँ इसको न्यूक्लियोफाइल नहीं कहते, यहाँ इसका नाम हमने रखा हुआ है बेस, वहां इसका नाम न्यूक्लियोफाइल है, इस यहाँ इसको क्या बोलते हैं, ये बेस है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है लेविस के मुताबिक वो बेस है। तो देखें इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है ये, जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनर है लेविस कॉन्सेप्ट के हिसाब से वो क्या है, बेस। तो दिस इज बेस, इसलिए हमने बेस लिखा है किसकी जगह, बाकी रेट इक्वेशन वैसे लिखी हुई है। अब आप देखें सबसे पहले OH ने बेस ने अटैक किस पे किया है, हाइड्रोजन पे। कौन सा हाइड्रोजन है ये, बीटा। बीटा हाइड्रोजन पर अटैक किया तो ट्रांजिशन स्टेट बन गई है। ट्रांजिशन स्टेट में हम शो करते हैं कौन से बॉन्ड बन रहे हैं, कौन से टूट रहे हैं। OH और H का बॉन्ड बन रहा है, डॉटेड लाइन से शो कर दिया। H और कार्बन का बॉन्ड टूट रहा है, डॉटेड लाइन से शो कर दिया। क्लोरीन और कार्बन का बॉन्ड टूट रहा है, डॉटेड लाइन से शो कर दिया। फाइनली क्या होगा, यहां से हेलोजन निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर, यहां से OH और H निकल जाएंगे, वाटर बना लेंगे, और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड। अब ये एक ही स्टेप में हुआ है, इसलिए इसको बोल रहे हैं कि ये सिंगल स्टेप है। अब देखें E2 जो है E1 सॉरी यूनिमोलिकुलर है, दो स्टेप में होगा, पहला स्लो होगा, दूसरा फास्ट होगा। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड फॉलो करेंगे। सेकेंडरी पे कर सकते हैं पोलर सॉल्वेंट में, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन इसमें भी होती है इसी तरीके से। अब आप देखें मैंने इसका पहला स्टेप तो मिटाया ही नहीं है, जो SN1 का पहला स्टेप लिखा हुआ था वही E1 का पहला स्टेप लिखा हुआ है एज इट इज, इसका स्टेप 1 तो चेंज ही नहीं है, सिंपली हेलोजन ने लीव कर दिया है। फर्क है स्टेप 2 का। क्या फर्क है, जब हमने सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था तो स्टेप 2 के अंदर न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर रहा था कार्बन पे, यहाँ अटैक करेगा बीटा हाइड्रोजन पे। देखें ये कार्बन अपनी जगह है, अटैक इस पे नहीं हो रहा, ये OH किस पे अटैक कर रहा है, हाइड्रोजन पे। ये हाइड्रोजन कौन सा है, बीटा। अब आप बोले बीटा कैसे, तो देखें क्लोरीन के साथ वाला कार्बन है अल्फा, अल्फा के साथ वाला बीटा, अल्फा के साथ वाला बीटा, अल्फा के साथ वाला, इसका मतलब ये सारे तीनों के तीनों कार्बन बीटा है और इनके हाइड्रोजन भी बीटा है। तो टोटल कितने बीटा हाइड्रोजन है इस वक्त, 9, 3 बीटा इस पे। टर्शियरी कार्बोनियम आयन में 9 बीटा हाइड्रोजन होते हैं और इस वक्त सब एक जैसे हैं। तो मैंने एक अलग से शो कर दिया जिस पर अटैक करवाना है, बाकी देखें वैसे लिखे हुए सारे, बाकी को मैंने चेंज नहीं किया, एक को शो कर दिया है। इस पर अटैक हुआ, इसका वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ पहले सिंगल बॉन्ड था, कौन सा बन गया, डबल बॉन्ड, और OH और H ने मिलकर क्या बना लिया, वाटर। एलिमिनेशन कंप्लीट होगी। तो अब आप ध्यान में रखेंगे जो E2 के सारे पॉइंट्स हैं वो सब SN2 वाले, और E1 के जो सारे पॉइंट्स हैं वो सब SN वाले। अब जैसे मैंने SN2 में जो पॉइंट्स लिखवाए थे वही सब E2 में मैंने फॉलो किए।
बायोमोलिकुलर है, सिंगल स्टेप में होगा, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड फॉलो करेंगे, टर्शियरी भी फॉलो कर सकते हैं, सेकेंडरी भी फॉलो कर सकते हैं जब सॉल्वेंट नॉन पोलर हो, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। ये सब पॉइंट यहाँ लिखे हुए। जो SN1 वाले थे वो सब E1 फॉलो कर रहे हैं। इसमें से MCQ ऐसे ही आएंगे। मिसाल के तौर पे E2 रिएक्शन सिंगल स्टेप, 2 स्टेप रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर, बायोमोलिकुलर, formation of transition state, formation of carbonium ion. E1 is followed by primary, secondary, tertiary. तो आपको ये जो पॉइंट्स मैंने लिखवाए ये सारे MCQs के पॉइंट है। इसकी मैं शीट दूंगा तो उसमें आपको अंदाजा होगा। यही पॉइंट्स हम MCQs के तौर पे कन्वर्ट कर देंगे सारे। अब आपने एक सवाल किया था वो मैं बता देता हूँ, जो बुक में था वो पॉइंट मैंने लिखा नहीं था, वो है SN2 और SN1 का। SN2 और SN1 का एक पॉइंट है बुक में। अब आप सपोज करें पहले तो समझें ये जो 3 है यहाँ पर ब्लैक कलर के मार्कर, ये हाइड्रोजन जुड़े हुए या कार्बन जुड़े हुए, क्या जुड़े हुए? कार्बन। और ये यहाँ पे जुड़ा हुआ है क्लोरीन। अभी अगर हम इसको प्राइमरी बना रहे हैं तो इनको हाइड्रोजन समझ लें, और यह है क्लोरीन। मैंने बताया था कि SN2 में अटैक पहले होता है या लिविंग ग्रुप पहले निकल जाता है? SN2 में तो अटैक पहले होने के लिए इसके पास जो अवेलेबल स्पेस है ना वो इसकी अपोजिट साइड है, यानी जहां पहले से क्लोरीन जुड़ा हुआ है उस क्लोरीन के बिल्कुल अपोजिट साइड से आके न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। इसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इसमें कॉन्फ़िगरेशन हमेशा इन्वर्ट होती है। इन्वर्ट मतलब न्यूक्लियोफाइल बिल्कुल अपोजिट साइड से जुड़ेगा, जहां पहले क्या जुड़ा हुआ था? हेलोजन। हेलोजन वाली साइड पे नहीं जुड़ सकता। इसलिए नहीं जुड़ सकता कि हेलोजन तो अपनी जगह पे मौजूद है और ये इस पर अटैक करना चाह रहे हैं, तो ये अटैक करेगा इसके अपोजिट साइड से, बाद में हेलोजन निकल जाएगा, क्योंकि अटैक पहले होता है SN2 में और हेलोजन निकलता बाद में। तो इसमें लिखा हुआ है वर्ड के SN2 में कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो जाती है, 100% इन्वर्ट हो जाती है। 100% चांस यही है कि न्यूक्लियोफाइल अपोजिट साइड से अटैक करेगा हेलोजन के। अब आप सपोज करें कि ये SN1 है, SN2 नहीं है, तो SN1 में ये पहले लीव कर दिया इसने। अच्छा, लीव करने का मतलब है इसके दोनों साइड खाली हो गए। जहां पहले हेलोजन था वो तो खाली हो गया है, जो उसका अपोजिट है वो भी खाली हो गया है। तो 50% चांसेस हैं कि आने वाला ग्रुप उसी साइड पर आ जाएगा जहां हेलोजन था, और 50% चांस है कि उसके अपोजिट साइड पर आ जाएगा। तो SN1 में आप लिखेंगे 50% इन्वर्जन और 50% रिटेंशन, यानी 50% चांसेस हैं कि कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो जाएगी और 50% चांसेस हैं कि कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगी SN1 में। SN2 में 100% चांसेस हैं कि इन्वर्ट होगी। अच्छा, ये E1 और E2 पे अप्लाई नहीं होता पॉइंट, क्योंकि इसमें कॉन्फ़िगरेशन चेंज मुकम्मल तौर पर अरेंजमेंट ही चेंज हो गई, ग्रुप निकल ही गए। यहाँ तो ग्रुप ने रिप्लेस किया था, यहाँ रिप्लेसमेंट नहीं हो रही, यहाँ एलिमिनेशन हो रही है। एलिमिनेशन मतलब मैं आऊँ क्लास में से, 2 स्टूडेंट को कहूँ क्लास से बाहर निकल जाए, अब उनकी जगह मैंने किसी को बुलाया नहीं है, उनको मैंने एलिमिनेट कर दिया। तो एलिमिनेशन में ग्रुप निकल रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन में ये होता है कि ग्रुप आएगा और मैं कहूँगा कि भाई आप इसकी जगह पे बैठ जाओ और आपसे कहूँगा आप बाहर चले जाएं। तो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में ये डिफरेंस। ठीक है, क्लियर है सबको? मिटा दो उसको। अब आप 5 मिनट का ब्रेक ले लें, ठीक है? अगली क्लास आपकी फिजिक्स की है, क्योंकि ये टॉपिक 5 मिनट में होगा नहीं, 5 मिनट बचे हैं आपकी क्लास में। अब आपकी फिजिक्स की भी 2 क्लासें, ठीक है? आपकी फिजिक्स की क्लास स्टार्ट होगी 3:40 से
और ये 5 बजे ख़त्म होगी। 5 बजे फिर आपकी मैथमेटिक्स की क्लास है। आपका टेस्ट फिलहाल कल नहीं होगा, 1-2 दिन में उसको डिले कर रहा हूँ। आप प्रिपरेशन कर लें प्रॉपरली। तो इस वीक में आपका फर्स्ट ईयर का टेस्ट रख देंगे, सेकेंड वीक में आपके सेकेंड ईयर के टेस्ट शुरू कर देंगे, ठीक है। वर्कशीट देखें, मैं आपको पीडीएफ में सेंड कर दूं क्योंकि यहाँ मसला चल रहा है फिलहाल प्रिंट का। पीडीएफ में